हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस तीसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए यहाँ पर, देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 17 और 17 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए इस सीरीज में 3 से यहाँ पर बन जाएगा 5। कैसे, यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 9, 5 से 9 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें तो 5 और 4 मिलकर बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है 17, तो 9 से 17 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 9 के अंदर क्या कर दें, +8 कर दें तो 9 और 8 मिलकर बन जाएगा 17। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको यहाँ पर देखना है कि नीचे यहाँ पर कौन सी संख्या है और कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे हमारे पास संख्या आई है +2, उसके बाद में संख्या आई है +4, उसके बाद में संख्या आई है +8 है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी में कुछ न कुछ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इतना हमें भी पता है कि आगे भी क्या होगा, कुछ न कुछ प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हुआ +2, उसके बाद में हुआ +4, उसके बाद में हुआ +8 है। तब आगे कितना प्लस होगा वो देखिए। यहां पर देखिए 2 से कितना बना 4, 2 से 4 बनेगा कैसे। तो यहां पर देखिए यदि हम 2 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो यहां पर बन जाएगा 4 है। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है 8 है, 4 से 8 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो यहां पर बन जाएगा 8 है। अब 8 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे कैसे। तो मेरे भाई सभी का 2 गुना हुआ है तो 8 का भी हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 8 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का 2 गुना होता है 16। अब यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम इस 17 के अंदर क्या कर दें, इस 16 को ऐड कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें, +16 कर दें तो 17 और 16 मिलकर बन जाएगा 33 है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 33 है। अब हमें देखना है कि संख्या 33 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 33 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपके सामने जो आकृति दी गई है उस आकृति के अंदर आपको देखना है कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 नंबर त्रिभुज हो जाएगा सिंगल फलक का ये। उसी प्रकार से देखिए दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ये। फिर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा तीसरा त्रिभुज और मेरे भाई 3 के बाद में हो जाएगा ये चौथा त्रिभुज। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी संख्या है इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर संख्या है 1, उसके बाद में है 2, उसके बाद में है 3 और उसके बाद में है 4। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 4 हो जाएगा 10। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 10। अब हमें देखना है कि 10 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 10 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि s का अर्थ गुणा है, v का अर्थ घटाना है, m का अर्थ जोड़ है और l का अर्थ भाग है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का अर्थ इस प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है वो अर्थ रखना है। और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई प्रश्न के अंदर आपको बोला गया है कि s का अर्थ है गुणा। तो s के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आगे देखिए आगे बोला गया है कि v का अर्थ है घटाना, तो v के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि m का अर्थ है जोड़, तो m के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि l का अर्थ है भाग, तो l के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर है सबसे पहले यहाँ पर 7 है, उसके बाद में है v का अर्थ है माइनस, तो कर देंगे माइनस है। फिर क्या है 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। फिर क्या है m का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस है। उसके बाद में क्या है 35, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35 है। उसके बाद में l का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग है। उसके बाद में क्या है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 है। फिर क्या है s का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। उसके बाद में क्या है 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। मेरे भाई यहाँ पर बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का समीकरण आपसे बन जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। जब ब्रैकेट ना मिले तो आपको क्या करना है, भाग को सोल्व करना है। तो यहाँ पर इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे भाग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, सबसे पहले तो क्या है 7 है, उसके बाद में क्या है -13, उसके बाद में देखिए क्या है प्लस 7 का भाग 5 में, यानी कि 7 का भाग 35 में देंगे तो ये चला जाएगा 7 पंजे 35। उसके बाद में बच जाएगा गुणा में 6। अब मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में 7, उसके बाद में -13, फिर है प्लस। अब 6 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 पंजे 30। अब प्लस प्लस के को जोड़ देंगे और जो माइनस का है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 7 और प्लस का है 30, तो 7 और 30 मिलकर बन जाएगा कितना, 37। अब 37 में से क्या कर देंगे, -13 कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 37 में से
-13 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 24 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 24 है। अब हमें देखना है कि 24 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 24 हमें दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि ये पीडीएफ सेट आपको मात्र 51 रुपये के अंदर दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ घटाना है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए सबसे पहले तो प्रश्न के अंदर देखिए कि यहाँ पर क्या बोला गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए प्रश्न में बोला गया है कि ए का अर्थ है जोड़, तो ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि बी का अर्थ है भाग, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि सी का अर्थ है गुणा, तो सी के स्थान पर हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि डी का अर्थ है घटाना, यानी कि डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे नया समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है 87, उसके बाद में क्या है बी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। फिर क्या है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद में क्या है सी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। फिर क्या है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। उसके बाद में क्या है ए का अर्थ है प्लस, तो कर देंगे प्लस। उसके बाद में क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद में क्या है डी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। उसके बाद में क्या है 50, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50। ये बन गया नया समीकरण है। अब हम क्या करेंगे इस नए समीकरण को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का भाग देंगे हम किसके अंदर 87 के अंदर है, तो ये चला जाएगा कितने बार, तो मेरे भाई यहाँ पर ये चला जाएगा 29 बार। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। उसके बाद में क्या है 4, फिर क्या है यहाँ पर है प्लस, उसके बाद में फिर से 4, फिर क्या है माइनस का 50। ठीक है, अब मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुणा है क्या, यानी कि 29 गुणा में 4 है, तो यहाँ पर 29 चौका हो जाएगा कितना 116। ठीक है, फिर क्या बच गया मेरे भाई आगे बच गया यहाँ पर क्या प्लस का 4 और उसके बाद में बच गया माइनस का 50। अब जो प्लस का है उसको जोड़ देंगे और जो माइनस का है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लस का है 116 और प्लस का है 4, तो 116 और 4 मिलकर बन जाएगा 120। उसके बाद में क्या बच रहा है यहाँ पर बच रहा है माइनस का 50, तो 120 में से हम क्या कर देंगे माइनस 50 कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 120 में से 50 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा,
यहाँ पर बच जाएगा 70 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 70 है। अब हमें देखना है कि 70 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 70 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं। या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% इस टाइप के प्रश्न को बड़ी संख्या की ओर आपको सोल्व करना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए बड़ी संख्या में दिख रही है किसके अंदर है, कॉलम के अंदर है। तो समझना हम इस प्रश्न को किसके ऊपर सोल्व करेंगे, कॉलम के लॉजिक के आधार पर सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहां पर ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को कॉलम के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस पहले कॉलम के अंदर यहाँ पर 174 कैसे आया है। फिर उसी प्रकार से हमें यहाँ पर पता करना है कि इस दूसरे कॉलम में यहाँ पर 298 कैसे आया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए यहां पर इस पहले कॉलम में यहां पर 174 लाया गया है कैसे। तो मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, देखिए 174 के जस्ट ऊपर कितनी संख्या है, दो संख्या है। पहली संख्या है 13 और दूसरी संख्या है 5। तो मेरे भाई इस पहली संख्या 13 का क्या किया गया है, इस 13 का किया गया है स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 के अंदर क्या किया गया है, इस 5 को जोड़ा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 169 के अंदर है हम 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 174 और ध्यान से देखिए 174 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि इस दूसरे कॉलम में 298 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो यहाँ पर भी देखिए 298 के जस्ट ऊपर कितनी संख्या है, दो संख्या है। पहली संख्या है 17 और दूसरी संख्या है 9। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पहली संख्या 17 का करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 17 का स्क्वायर होता है 289। अब हम क्या करेंगे, इस 289 के अंदर इस दूसरी संख्या 9 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 289 के अंदर 9 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 298 और ध्यान से देखिए 298 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से बता देंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हाँ सर हम आसानी से बता देंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न चिन्ह के भी जस्ट ऊपर कितनी संख्या है, दो संख्या है। पहली संख्या है 20 और दूसरी संख्या है 10। तो करेंगे क्या, सभी की तरह सबसे पहले तो इस 20 का करेंगे स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 20 का स्क्वायर होता है 400। अब इस 400 के अंदर क्या कर देंगे, इस दूसरी संख्या 10 को ऐड कर देंगे। तो ध्यान से देखिए
400 के अंदर 10 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 410, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 410। अब हमें देखना है कि संख्या 410 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 410 हमें दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है बिहार राज्य में, और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की प्रतिमा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? ऑप्शन ए अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी के द्वारा, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कुतुब मीनार बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, फतेहपुर सीकरी किस मुगल सम्राट द्वारा बसाई गई थी? ऑप्शन ए बाबर द्वारा, ऑप्शन बी है हुमायूं द्वारा, ऑप्शन सी है अकबर द्वारा, और ऑप्शन डी है औरंगजेब द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट कौन था? अकबर, इसके द्वारा बसाई गई थी। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इसी के साथ में देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे भाई याद रखिए फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बुलंद दरवाजा किस स्मारक का हिस्सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का हिस्सा है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित में से गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो तेलंगाना राज्य है, इस तेलंगाना राज्य में गोलकुंडा किला स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गोल गुंबद किस वास्तु शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो गोल गुंबद है ये इंडो इस्लामिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी है शाहजहां ने, ऑप्शन सी है बाबर ने और ऑप्शन डी है जहांगीर ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है हिंदू और बौद्ध चित्रकला के लिए, ऑप्शन बी है इस्लामी वास्तुकला के लिए, ऑप्शन सी है राजपूत चित्रकला के लिए और ऑप्शन डी है जैन और सिख धर्म के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं हिंदू और बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, पूछा जाता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मेरे भाई याद रखना अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है कोलकाता में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बक्सर का युद्ध 1764 में किनके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1739 में, ऑप्शन बी है 1757 में, ऑप्शन सी है 1761 में
और ऑप्शन डी है 1775 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ था वर्ष 1757 में। तो 17 प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है अमृतसर में, ऑप्शन सी है लखनऊ में और ऑप्शन डी है पटना में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है बी, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था कब। 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो मेरे भाई ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 के अंदर। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1919 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1925 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1931 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1942 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि काकोरी कांड हुआ था वर्ष 1925 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं
तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।